हमारा टॉपिक है इन्वेंशंस एंड रिफॉर्म्स इन वेरियस सेक्टर्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान कई क्षेत्रों में खोजें हुई और सुधार हुए, उसके बारे में हम पढ़ें। तो सबसे पहले हम जो सेक्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है फार्मिंग सेक्टर, जिसे आप कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर वाज द फर्स्ट सेक्टर टू एक्सपीरियंस रिफॉर्म। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान एग्रीकल्चर पहला क्षेत्र था जहां पर रिफॉर्म्स हुए। इट इज बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज नॉट पॉसिबल विदाउट एग्रीकल्चर। और ये भी माना जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर के बिना संभव नहीं था। Using the same traditional methods and equipments were being used till the 17th century, which were in use several centuries ago. तो हम बहुत पुराने 17th सेंचुरी से ही बहुत ट्रेडिशनल मेथड में बहुत प्राचीन तरीके और जो औजार है उसको काम में ले रहे थे और ये कई सेंचुरी से चला आ रहा था। Since due to no change in agriculture technique, the demand of agriculture good was not more than consumption in the state. क्योंकि एग्रीकल्चर टेक्निक्स में कोई ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था, इस कारण से जो एग्रीकल्चर गुड्स की जो डिमांड थी वो भी ज़्यादा नहीं थी। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम द पॉपुलेशन इन सिटी इंक्रीज, सो द डिमांड फॉर ग्रेन्स एंड कॉटन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस आल्सो इंक्रीज्ड। लेकिन जैसे ही फैक्ट्री सिस्टम का विकास हुआ और सिटीज में पॉपुलेशन बढ़ गई, ग्रेन्स और कॉटन का डिमांड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बढ़ गया। To fulfill this demand of agriculture products, the need to introduce scientific methods in agriculture and manufacturing sector was filled. जैसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी, तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मीन्स कृषि में और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जहाँ सामान बनते हैं उन क्षेत्रों में साइंटिफिक मेथड को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत का अनुभव हुआ। महसूस हुआ कि हमें साइंटिफिक मेथड एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाना चाहिए। एक कारण तो ये हो गया कि डिमांड बढ़ रही थी, तो हमें एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें लगा कि हमें इम्प्रूव्ड मेथड्स लेके आने चाहिए। अब दूसरा कारण देखिए, सेकेंड रीजन वाज दैट इन ऑर्डर टू गेट मोर प्रॉफिट द पीपल हैड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग कैपिटल इन एग्रीकल्चर। दूसरा रीजन क्या था कि लोगों को लगा कि उन्हें ज्यादा मुनाफा कमाना, तो उन्होंने पूंजी जो है एग्रीकल्चर में लगाना शुरू कर दिया। इन फैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ब्रॉट द रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट था एग्रीकल्चर में, यही एग्रीकल्चर में क्रांति लेके आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो पहले क्या हुआ। सबसे पहले जिथ्रो टल, ए लैंडलॉर्ड ऑफ यॉर्कशायर, invented the seed drill machine to sow seeds, so the work of sowing seeds become more systematic and easy. जैसे कि यॉर्कशायर नामक एक जगह के जो जमींदार थे जिनका नाम जेथरो टल था, उन्होंने एक सीड ड्रिलिंग मशीन का इन्वेंशन किया। तो यहाँ थोड़ा आप लोग डेटा वगैरह ध्यान रखें कि जेथरो टल जो थे वो यॉर्कशायर के जमींदार थे और उन्होंने सीड ड्रिल मशीन का खोज किया था। उससे क्या करते थे, बीजों को बो सकते थे। सो द वर्क ऑफ सीड्स, तो इससे जो बीजों को बोने का जो तरीका था वो ज्यादा व्यवस्थित हो गया और आसान हो गया। आगे देखो, तो ये पहला केस था। आप दूसरा देखें, और एन इंग्लिश लैंडलॉर्ड नेम्ड टाउनशेंड गिव द प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन। और एक अंग्रेज जमींदार थे जिनका नाम टाउनशेंड था, उन्होंने क्रॉप रोटेशन का मीन्स फसल चक्र जो है, फसलों को बदल बदल के लगाने का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो दिया। बाय सोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स क्रॉप्स इन रोटेशन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कुड बी मेंटेन। और इस सिद्धांत से फायदा क्या हुआ, फर्टिलिटी जो थी मीन्स सॉइल की जो उपज थी वो बनी रही। आगे देखें, नाउ देयर वाज नो नीड टू लीव द लैंड अनयूज्ड एंड द पर हेक्टर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स आल्सो इंक्रीज्ड। अब इस कारण से, क्रॉप रोटेशन के कारण से, हमें अब लैंड अनयूज्ड छोड़ने की जरूरत है और जो पर हेक्टर प्रोडक्शन था क्रॉप्स का मीन्स पर एकड़ फसलों का जो उत्पादन था वो भी बढ़ गया। तो सिंपल से आप कह सकते हैं कि भाई प्रोडक्शन जो था वो बढ़ गया।
Around 1770 AD, Robert Bakewell made animal husbandry a profitable occupation. आगे देखें 1770 ईस्वी में लगभग उस दौरान रॉबर्ट बेकवेल जो थे उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री क्या पशुपालन जो था उसको एक प्रॉफिटेबल व्यवसाय के रूप में बदल दिया. With agriculture, he started experiment to improve the breeds of sheep and cows. एग्रीकल्चर खेती के साथ ही उन्होंने भेड़ और जो गाय थी उनकी ब्रीड जो नस्ल जो थी उसको इम्प्रूव करने के प्रयोग चालू कर दिए. He became successful in developing a breed of sheep 3 times heavier than the previous one by implementing the new techniques of scientific. अब देखिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू भी किया और उससे हुआ क्या, उन्होंने एक शीप की ब्रीड जो है डेवलप कर ली जो प्रीवियस वन जो है पुराने जो शीप जो थे उनसे 3 गुना ज्यादा भारी बन गए थे और इसके लिए उन्होंने साइंटिफिक टेक्निक जो है वो भी यूज की. In 1793 AD, an American native, Britton, made a machine to separate grains from the straw. और 1793 ईस्वी में एक अमेरिकन जो नागरिक था जिसका नाम ब्रिटॉन था उसने एक मशीन बनाई जो कि भूसे में से अनाज को अलग कर देती. In 1834 AD, Cyrus Hall McCormick invented harvesting machine. 1834 AD में साइरस हॉल मैकॉर्मिक ने एक हार्वेस्टिंग मशीन बनाई, मीन्स फसल काटने की मशीन बनाई. With the passage of time, mechanization in agriculture and the invention of machines operated by power resulted in agriculture revolution. और जैसे समय बीतता गया कृषि में मशीन्स आती गई और मशीनों के नए आविष्कार होते रहे. ठीक है, और इसने खेती में कृषि में क्रांति ला दी.